हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय पाल यादव लेक्चरर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नियमित वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे थे। इसमें हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा है, जिनमें धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धर्मेंद्र साहित्यिक स्रोत और वंशावलियों के बारे में हम 4 पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पीछे के पार्ट देख सकते हैं। आज हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, पार्ट नंबर 5 और भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। अब यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं या पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व का तात्पर्य, देखिए, पुरातत्व का तात्पर्य अतीत मतलब बीते हुए अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। तो पुरातत्व क्या है? अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक पीछे चला गया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति लगभग 6000 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी। और ये हमें कैसे पता चला? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पता लगा। कलिंग नरेश खारवेल, देखिए, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है, वहाँ पे कलिंग नाम का राज्य हुआ करता था और वहाँ के शासक थे खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी, उनका एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, वहाँ से मिलती है। और ये इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में हैं जो अभी भौतिक रूप से उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन, देखिए, पुरातात्विक स्रोतों को भी कई पार्टों में बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है और 5 प्रकार से इनको बांटा गया है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, उत्खनन मतलब खुदाई के द्वारा जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? या तो किसी धातु या पत्थर की कठोर सतह पर, मतलब कठोर सतह होनी चाहिए, कठोर सतह पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। तो दूसरा, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन और मूर्तियाँ, शैलचित्र, चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ, ये कौन से स्रोत हैं? ये पुरातात्विक स्रोत हैं। एक बार दोबारा से, पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन और मूर्तियाँ, शैलचित्र, चित्रकला व अन्य कलाकृतियाँ पुरातात्विक स्रोतों में सम्मिलित की जाती हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब हम चर्चा करेंगे कि उत्खनन से कौन कौन से ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। जो पाषाणकालीन सभ्यता थी, उस पाषाणकालीन सभ्यता का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है और उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है मानवीय संस्कृति की, मानवीय सभ्यता की, उसके जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष हैं। प्राप्त औजारों एवं मृद भांडों से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं कि मानव की विकास यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई। ये किससे? औजार जो प्राप्त हुए हैं उनसे, मृद भांडों से। मृद भांड, यहाँ पे मृद भांड शब्द आया है। मृद भांड क्या होते हैं?
मृदभांड होते हैं मिट्टी के बने हुए बर्तन। मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते हैं? मृदभांड। तो मृदभांडों से और जो औजार मिले उनसे हमें जानकारी मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मानव की प्रारंभिक यात्रा की हम चर्चा करते हैं तो प्रारंभ में पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं के अवशेष मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ थीं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन। अब उनको कैसे डिवाइड किया गया? उनको रंगों के आधार पे डिवाइड किया गया। गैरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। इस संस्कृति में गैरवे रंग का उपयोग बर्तनों में किया जाता था। काले व लाल मृदभांड संस्कृति। लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया। चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाली संस्कृति। तो 4 मृदभांड संस्कृतियाँ थी। इनको कैसे विभाजित किया गया? रंग के आधार पे गैरवे रंग की, काले और लाल रंग की, चित्रित स्लेटी रंग की और उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाली संस्कृति। उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांस्य से बनी हुई सामग्री और बर्तन, आभूषण आदि पुराअवशेष मिले हैं, जिससे तत्कालीन मानव समाज में संस्कृति की जानकारी मिलती है। इन आधार पे हमें उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में, सभ्यता और परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख। अब हम चर्चा करेंगे कि अभिलेख किस प्रकार भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास को जानने में सहायक है। भारत में देखिए, भारत में पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख क्या होते हैं समझ गए होंगे कि कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। वो कठोर सतह धातु की हो सकती है, वो कठोर सतह पत्थर की हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? तिथि युक्त होते हैं, इन पे तिथि अंकित की जाती है कि यह अभिलेख कब लिखा गया, और समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। शासन विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। जैसे किसी शासक ने अभिलेख लिखवाया 400 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में या 600 ईस्वी में, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि उसका कालक्रम क्या था अभिलेखों से। शासन विशेष के तिथि क्रम उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। स्थान भाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती कि शासकों की, जो उनके कवि होते थे वो शासकों की उपलब्धियों की ही जानकारी देते हैं, अन्य उनके गुणों के बारे में कम जानकारी मिलती है क्योंकि इसमें स्थान का भाव होता है। इनसे संबंधित शासक में व्यक्तियों के नाम, अभिलेख में क्या मिलेगा? किस शासक ने लिखवाया, किसने लिखा, उसका वंश क्या था, कब लिखा गया, उसके कार्य क्या क्या उसने कार्य किए, क्या क्या उस समय समसामयिक घटनाएं घटित हुई आदि का उल्लेख किसमें मिलता है? अभिलेखों में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अशोक के अभिलेख। अशोक ने बहुत अधिक अभिलेख लिखवाए थे, ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, ग्रीक और अरामीक लिपि में। तो अशोक के अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? समुद्रगुप्त ने, और इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने यह लिखी थी। अशोक के अभिलेख ख्रोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ पे देखना, आपकी बुक में ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि दे रखा है, लेकिन अशोक के अभिलेख ख्रोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरामीक लिपियों में भी मिले हैं। जो मानसेरा में, शाहबाजगढ़ी में वो अभिलेख मिले हैं, वो अन्य लिपियों में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख किन लिपियों में है?
अधिकांश अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख, शिलाओं पर लिखे गए लेख, स्तंभ लेख, स्तंभों पर लिखे गए लेख, गुहा लेख, गुफाओं पर लिखे गए लेख, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के कौन कौन से मिलते हैं? शिलालेख भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी शिलाओं पर लेख लिखे जाते थे, स्तंभों पर, छोटे स्तंभ पर लिखे जाते थे, गुफाओं पे लिखे जाते थे। तो तीनों प्रकार के अभिलेख मिले हैं किसके? अशोक के। अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी ईरानी शासक दारा से मिली थी और उनसे प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। शक वंश के शासक हुए रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने अभिलेख लिखवाया था जूनागढ़, जो वर्तमान गुजरात में है, गिरनार, वहाँ पे इनका अभिलेख है। और यह संस्कृत भाषा का लिखा गया प्रथम अभिलेख था। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने। किस वंश का शासक था? शक वंश का शासक था, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का महरौली स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त का अभिलेख था। महरौली दिल्ली में स्थित है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। और यह चंद्र के, इस पर लिखवाने वाले का नाम चंद्र मिलता है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ये प्रमुख हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ताम्र लेखों से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्त का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है। तो ताम्र लेखों से, तांबे की धातु पर लिखे गए लेख, ताम्र लेखों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, ये पहाड़ी गुफाएं हैं, बराबर की पहाड़ियाँ गुफाएं हैं, बिहार में दशरथ ने लिखवाई थी। तो इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सातवाहनों के नासिक में नानाघाट गुहा लेख अधिक उपयोगी है। सातवाहन शासक हुए, इनके नासिक में नानाघाट गुहा लेख अधिक उपयोगी हैं। कई मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये मूर्तियों पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? मूर्ति लेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, देखिए अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है? उस शासक के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की, कि क्या क्या घटनाएं उसके समय घटित हुई, तथ्यों के, फैक्ट्स की जानकारी मिलती है। साथ ही आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धर्म कौन से थे, और राजनीतिक जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमें अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है? शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। इसलिए अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभिलेख हैं, देखिए ये जो पहला अभिलेख है, ये अभिलेख है अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख, इस तरह के अभिलेख लिखवाए। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका था? कलिंग नरेश खारवेल का। और ये है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। किसने कहाँ लिखा गया? जूनागढ़ में। किसने लिखवाया? शक वंश के शासक थे। क्या नाम था? रुद्रदमन। तो संस्कृत का पहला अभिलेख किसने लिखवाया था? रुद्रदमन ने। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का। और अशोक ने कौन कौन सी भाषाओं में लिखवाए? ब्राह्मी और खरोष्टी में मुख्य रूप से।
सिक्के व मुद्राएं, सिक्कों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मुद्राओं के द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसे, आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिक्कों का भी, मुद्राओं का और मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनसे, सिक्कों से, मुद्राओं से और मोहरों से शासकों के नाम कि किस शासक ने कौन सी मुद्रा जारी की, कौन सी मोहर जारी की, तिथियां, उनके चित्र, उनके वंश, परंपराएं क्या थी, धर्म क्या था, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी हमें किससे मिलती है? सिक्के और मुद्राओं से। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हुए, उसका एक सिक्का मिला है जिस पर समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं। तो इस सिक्के को देखकर हमें ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त की किस में रुचि थी? संगीत में रुचि थी, वो वीणा बजाना जानते थे। व्याघ्र निहंता, शिकार करते हुए सिक्का मिला है और इससे हमें उसके शौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमें सिक्कों से उन शासकों की सूचनाएं मिलती हैं, उनके बारे में जानकारी, उनकी रुचियों की जानकारी मिलती है। ये सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के सिक्का है ये, और इस पे वो वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। ये नहपान का सिक्का है जिसमें नहपान की तस्वीर दिखाई गई है। इस तरह के वो शासक थे। तो ये शासक सिक्कों पर अपनी तस्वीर लिखवाते थे, अपने वंश के बारे में जानकारी लिखवाते थे, और इनका जो धर्म होता था या प्रतीक चिन्ह होता था उनके बारे में भी सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाते थे, जिनसे इन शासकों की रुचियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के इसके शिव अनुयायी होने का पुष्टि करते हैं। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए और वो शिव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों में शासकों के राज्य विस्तार, ये जानकारी मिलती है कि उसका सिक्का कहाँ से कहाँ तक मिला, तो ये उस शासक के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। सोने के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। यदि अधिकतम मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, चांदी के सिक्के मिले हैं तो मध्यम थी, तांबे के सिक्के मिले हैं तो उसकी स्थिति कैसी थी, इसका अंदाज़ा हम सिक्कों से लगा सकते हैं। धार्मिक विश्वास कि किस धर्म को मानने वाले थे, शिव को, शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को या अन्य धर्म को, इसकी जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। कला की दृष्टि से वो सिक्के कैसे थे, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के थे। जो सबसे पहले सिक्के प्राप्त हुए वो कौन सी धातुओं के थे? चांदी के और तांबे के। इन पर केवल चित्र हैं और इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। तो आहत या पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? जो प्रारंभ में सिक्के मिले चांदी के या तांबे के, उन पे चित्र उत्कीर्ण किए हुए थे, और उन सिक्कों को जो सबसे प्रारंभ में प्राप्त हुए हैं पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्राएं प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। तो मौर्यों ने लेख युक्त मुद्राएं जारी की थी। उसके बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्राएं जारी की और कुषाणों के समय स्वर्ण और ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मुद्राएं प्रचलन में थी। रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोने। तो गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। सिक्कों पर देखिए, सिक्कों पर राजा का नाम होता है, उसका राज चिन्ह क्या था, उसका धर्म क्या था, वह तिथि अंकित होती थी। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। वो क्या है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व, घोड़ा, यूप, हवन करते हुए चिन्ह, अश्व मेघ पराक्रम लिखा है।
इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तो उसके सिक्कों पर अश्व और यूप है, अश्वमेध पराक्रम लिखा है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त की किस में रुचि थी? समुद्रगुप्त की संगीत में रुचि थी। बयाना भरतपुर राजस्थान में, जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र से सिक्कों का ढेर मिला है। जोगलथम्बी के सिक्कों से शक व सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। जोगलथम्बी जो नासिक महाराष्ट्र में है, इन सिक्कों से हमें शक और सातवाहन शासकों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसकी जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि उसने शकों के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम लिखवाया। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को क्या किया? पराजित किया होगा। और इसके बाद इनके सिक्कों पर किसका नाम लिखा गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। सिक्कों के साथ ही मोहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। और बसाड जो प्राचीन वैशाली है, वहाँ से 274 मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिली हैं और इनसे भी उस समय की जानकारी हमें मिलती है। सिक्कों से प्राप्त जानकारी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों का क्या योगदान है, या सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तिथि क्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे गुप्त काल के सिक्के हैं, कब शुरुआती सिक्का मिला, सबसे अंत में सिक्का कब मिला, तो उससे हमें तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है कि उनके सिक्कों पर किस तरह के चिन्ह थे। जैसे कुमारगुप्त के कार्तिक के प्रकार के सिक्के मिले हैं, तो ये कौन सा उसको शैव अनुयायी या शिव का अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। कला पर प्रकाश डालते हैं, किस तरह के सिक्के बनाए गए हैं। व्यापार में आर्थिक स्तर की जानकारी मिलती है, स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राओं से। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है, जैसे गुप्त काल के सिक्के बयाना से मिले हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि बयाना तक उनकी सीमाएं थी। नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता है कि संगीत में रुचि थी या उसकी शौर्य में रुचि थी या किस तरह की रुचि थी। शासकों की रुचियों का भी हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। तो यह विशेष प्रकार की जानकारियाँ हमें किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। स्मारक व भवन, पुरातात्विक स्रोतों में 4 नंबर पे स्मारक और भवन होते हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, जिनमें स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। किससे? चैत्य से, विहार से, मठ से, मंदिर से, महलों से, दुर्गों से, भवनों से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ भीतरी गांव का मंदिर है। इनसे मंदिरों से गुप्तकालीन मंदिर हैं ये। धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से हमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। जैसे जावा में या कंबोडिया में या श्याम में जो भारतीय स्मारक मिले हैं, बौद्ध धर्म के स्मारक मिले हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिण और पूर्व में था। ये देखिए कंबोडिया के अंकोर वाट स्मारक, कंबोडिया का कौन सा स्मारक है? अंकोर वाट स्मारक। कंबोडिया में कौन सा है? अंकोर वाट स्मारक। ये कंबोडिया का अंकोर वाट का स्मारक है, कंबोडिया देश में। जावा के बोरोबुदुर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं।
जावा से मिला है। बोरोबुदुर का स्तूप बौद्ध धर्म का, ये कहाँ से मिला है? जावा से मिला है। अंकोर वाट के स्मारक कहाँ से मिले हैं? इस प्रकार के स्मारक बने हुए हैं कंबोडिया में। तो इनसे हमें यह पता लगता है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का विस्तार कंबोडिया और जावा तक फैला हुआ था। मूर्तियाँ, शैलचित्र, कला व अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी की जाती है वो कहलाती है टेराकोटा, जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। चित्रों को देख के हमें पता लगता है कि उसकी उस समय कैसी रुचि थी शासकों की। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके कमरे में किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं, उससे उनकी रुचियों का पता चलता है कि उन्होंने किसी एक्ट्रेस के चित्र लगा रखे हैं या एक्टर के लगा रखे हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु के लगा रखे हैं या किसी महापुरुष के लगा रखे हैं। तो इससे हमें उन चित्रों को देख के उस व्यक्ति की रुचियों की जानकारी हमें मिलती है। तो इसी तरह से हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी चित्रों के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्राग ऐतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय क्या होते हैं? मानव का निवास स्थान जो गुफाओं में होता था वो शैलाश्रय कहलाते हैं। अनेक शैलाश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। गुफाओं में जो चित्र बनाए गए, गुफाओं की दीवार पर जो चित्र बनाए गए, उनको शैल चित्र कहा जाता है। इनसे जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है कि उसकी रुचियाँ क्या थी, उस समय सांस्कृतिक पहनावा क्या था। यदि उन्होंने जिस तरह का पहनावा चित्रों के माध्यम से किया है तो वो उसी तरह का पहनावा पहनते थे। ये कल्पना हम कर सकते हैं। उस समय यदि उन्होंने सूर्य का चित्र बनाया है, चंद्रमा का चित्र बनाया या अन्य किसी देवी देवता का चित्र बनाया है, तो उससे हमें धार्मिक पद्धति के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यदि समूह में चित्र बनाया है या एक अकेले अकेले चित्र बनाए हैं तो उससे सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। शैल चित्रों के माध्यम से मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति की गई। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में क्या मिले हैं? ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। वह पचमढ़ी भी इस दृष्टि से, किस दृष्टि से? शैल चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता की चित्र राशि दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी में सहायता मिलती है। अब इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने वीडियो को एकाग्रता से देखा है, कंसंट्रेट होके देखा है, अच्छे से देखा है, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये आपका आकलन किया जाएगा कि आपने कैसे वीडियो देखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, पुरातत्व क्या है? 2-3 बार बताया था पुरातत्व क्या है। किस शासक का वीणा बजाते हुए सिक्का मिला है? तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? देखिए यहाँ पे केवल 2 लिपियों की चर्चा की गई है, वही आंसर देना है। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है? चित्र सहित दिखाया गया है। अंकोर वाट के स्मारक किस देश में स्थित है? चित्र सहित दिखाए गए हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी में अभिलेखों का क्या महत्व है? अपने विचार लिखिए। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, ये विचार आपको लिखने हैं कि अभिलेखों के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है और सिक्कों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, ये भी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये एक एक लाइन के क्वेश्चन थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं।
इनको भी हमने सम्मिलित किया गया है आपकी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें और जो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं इनमें भी आप अपनी अध्ययन को जारी रखें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखना। धन्यवाद।